बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले एक वीडियो में हमने एसिड और बेसिस के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन पेश किया था कि एसिड्स क्या हैं और बेस क्या हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिड बेस के बारे में जो कंसेप्ट्स है, तो सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट जो है वो स्वांते अर्हीनियस का है, जो एक स्वीडिश केमिस्ट है, यानी स्वीडन से उसका ताल्लुक़ था और उसने अपना कंसेप्ट पेश किया था 1884 में एसिड और बेस के बारे में। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि उसके कंसेप्ट के मुताबिक एक एसिड क्या चीज़ है और एक बेस क्या चीज़ है। तो हम दो तरीक़ों से इसके कंसेप्ट को या इसकी डिफिनीशन को बयान कर सकते हैं, जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अर्हीनियस के मुताबिक एन एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। कि पहली डिफिनीशन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अर्हीनियस ने हर उस चीज़ को एसिड करार दिया था, हर उस कंपाउंड को, कि उसको हम पानी में डिज़ोल्व करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने का। अर्हीनियस ने ये कंसेप्ट दिया था, यानी एसिडिटी को, किसी एसिड की एसिडिटी को उसने पानी में सोल्यूशन बनाने के लिए तक इससे रिलेट कर दिया था कि एक्वस सोल्यूशन में जो चीज़ हाइड्रोजन आयन पैदा करे पानी में, तो उसको हम कहते हैं एसिड। अर्हीनियस के मुताबिक वो एसिड है। और या दूसरे तरीके से हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनी स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ दैट गिव हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन भी हम उसको, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसी तरह एज सच खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसने हाइड्रोजन मालिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाना होता है। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो चीज़, हर वो स्पीशीज़ जो पानी में हल होकर, पानी में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, तो उसको भी हम अर्हीनियस एसिड कह सकते हैं। और एंड दूसरी बात, एन अर्हीनियस बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन। OH आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो चीज़ भी पानी में डिज़ोल्व होकर, ये देखें ये OH आयन, हम उसको हाइड्रोनियम आयन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड जो पानी में हल होकर OH आयन दे, तो उसको अर्हीनियस बेस कहते हैं। और अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच फर्निशेज OH आयन इन वाटर, के पानी में उसको डिज़ोल्व करें, पानी में हल होने पर वो OH आयन पैदा करे, तो हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस, हर वो स्पीशीज़, उसको हम कहते हैं अर्हीनियस बेस। अब अर्हीनियस के एसिड या और बेस के बारे में जो कंसेप्ट है, हम थोड़ी सी उसकी डिटेल में जाते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो देखें, जनरली एक एसिड की आयनाइजेशन को जब हम उसको पानी में डालते हैं, तो पानी में उसकी आयनाइजेशन को हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं कि HA, यानी हर वो चीज़ जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हो या हाइड्रोजन आयन देने की कैपेसिटी हो उसमें, जब वो पानी में डिज़ोल्व होगा तो वो हाइड्रोजन आयन देगा एक्वा वाटर पानी को कहते हैं, और एक नेगेटिव आयन देगा। मिसाल वो यहाँ पे हमने उसको A नेगेटिव से जाहिर किया। तो ये आप देखें, जनरली हम किसी भी एसिड को जब पानी में, अर्हीनियस एसिड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, तो वो इस तरह हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए हम उसको अर्हीनियस एसिड कहते हैं। इस डिफिनीशन के थ्रू एग्जांपल्स हम ले सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब जो है ना, ये हमारी क्या है, अर्हीनियस एसिड्स हैं। अच्छा जी, अर्हीनियस ने साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्वस सॉल्यूशन एसिड के हों या बेस के हो, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और किस तरह कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को, कि वो बाय प्रोड्यूसिंग आयन, जिस तरह हमने ऊपर मिसाल में देख लिया, ये देखें कि ये आयन, ये हाइड्रोजन आयन और एक नेगेटिव आयन, तो ये आयन प्रोड्यूस करके ये क्या करते हैं, ये जो है ना इलेक्ट्रिक करंट को भी इनके सोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अर्हीनियस एसिड्स लाइक HCl जब वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस फिनोमिनन को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने HCl लिया, HCl को हम एक एग्जांपल के तौर पर लेके अर्हीनियस के एसिड्स को हम उसमें पानी में किस तरह डिज़ोल्व होते हैं, किस तरह हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। हाइड्रोजन आयन जब वो देते हैं, जब वो हाइड्रोजन आयन एक देते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयन एक हाइड्रोजन आयन जो है ना, वो वाटर के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो हो जाता है हाइड्रेटेड, वन मालिक्यूल ऑफ, तो उसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड हो गया।
यानी इसने एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक हाइड्रोनियम आयन बना लिया और इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ लग जाता है तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन। अच्छा जी, आगे देखें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये देखें HCl पानी में जब डिज़ाल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, और क्लोराइड और एक्वस दोनों तीनों चीज़ें एक्वस हैं, तीनों पानी। मीडिया उसके लिए क्या है? पानी, वाटर, एक्वा। अच्छा जी, तो यही हाइड्रोजन जब वाटर के साथ मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन देता है। इस पूरे अमल को हम इस तरह भी ये देखें, दोनों रिएक्शन को, ये आपका रिएक्शन 1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया रिएक्शन 2। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो सम की सूरत में हमारे पास क्या चीज़ आती है? सम की सूरत में हमारे पास ये चीज़ आती है कि HCl + H2O हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इस तरह तमाम एसिड के साथ वाटर में अरगीनियस एसिड को जब हम पानी में डिज़ाल्व करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ हासिल होती है। तो ये पूरा जो ऊपर का रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ा, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि HCl को पानी में डिज़ाल्व करो तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे H3O पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन दोनों एक सूरत में हासिल होंगे। यानी ये ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़ा इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह जनाब जनरली द आयनाइजेशन ऑफ बेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो बेस, किसी भी बेस की बेसिडिटी को भी आर्हीनियस ने पानी से को रिलेट कर दिया था कि पानी में डिज़ाल्व होकर OH आयन देगा। तो जब हम कोई ऐसे बेस लें, कोई ऐसा सब्सटेंस लें, मिसाल के तौर पर BOH, ये जनरली हम आर्हीनियस बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, तो जब वो पानी में डिज़ाल्व होगा तो एक एक पॉजिटिव आयन देगा एक्वस, और एक जो है OH आयन वो पानी में प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी चीज़ को हम अरहीनियस के मुताबिक हम क्या कहते हैं? अरहीनियस के मुताबिक हम उसको बेस कहते हैं। अरहीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक उसको हम बेस कहते हैं। तो इसके थ्रू, इस डिफिनीशन के थ्रू देखें, सब्सटेंसेस लाइक NaOH, KOH, NH4OH, ये चीज़ें जब पानी में डिज़ाल्व होती हैं तो ये OH आयन देती हैं, एज दे गिव OH आयन। यहाँ पे गलती से H लिखा हुआ है, ये H आयन नहीं है, क्या चीज़ है? ये OH आयन है। इसको भूल जाएं और इसकी जगह जहन में याद रखें, OH नेगेटिव आयन जब देते हैं तो पानी में, तो ये हम इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अरहीनियस बेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन देख लें, NaOH एक कंपाउंड है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपकी इसकी वीडियो में इसकी एक पिक्चर भी आपको दिखाई थी, बल्कि प्रैक्टिकली वो मैंने आपको दिखाया था। एक डबल लिया था, उसमें ये पड़ा हुआ था NaOH सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको पानी में डिज़ाल्व करते हैं तो ये सोडियम एक्वस आयन हमें दे देता है और OH आयन हमें दे देता है। सोडियम आयन जो है ना वो पानी में सोल्यूशन की तरह हल हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जी NaOH को जब पानी में डालेंगे तो आपके पास Na पॉजिटिव आयन एक्वस सूरत में आएगा और साथ में OH आयन आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कंसेप्ट। तो अरहीनियस अभी आपने देख लिया ऊपर कि उसने एक्सप्लेन कर दिया था कि एसिड बेस में से एक चीज़ जो है वो H आयन देता है, एक OH आयन देता है। तो इसके मुताबिक हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को पानी में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ज़ाहिर इस तरह कर सकते हैं कि एक एसिड और एक बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो AB, यहाँ से A नेगेटिव आयन, यहाँ से B पॉजिटिव आयन, ये मिलके ये साल्ट देते हैं और साथ में पानी पैदा करते हैं। तो अरहीनियस के कंसेप्ट से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम एक आइडिया उससे ले सकते हैं कि जब हाइड्रोजन आयन एसिड से आता है और OH आयन बेस से आता है, जो दोनों के सोल्यूशंस को जब हम मिलाएंगे आपस में तो हमारे पास एक साल्ट बनेगा और वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। HA यहाँ पे देखें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? HA यहाँ पे वो उन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन होता है, या जब वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो हाइड्रोनियम आयन को अवेलेबल करते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम अरहीनियस एसिड कह सकते हैं। और इसके अपोजिट देखें तो हम बेस जो है हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें OH आयन हो, या जब वो जो पानी में डिज़ोल्व हो तो उसके बाद OH आयन को अवेलेबल करे तो उस चीज़ को भी हम अरहीनियस बेस कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि हम मिसाल के तौर पर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम HCl और NaOH का ले रहे हैं, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जनाब हमने ये लिया HCl NaOH, दोनों को पानी में डिज़ोल्व किया, इनके एक्वस सोल्यूशन को लेके जब इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास NaCl + H2O बनेगा। ये जनरल हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेप्स इस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या होते हैं? HCl और NaOH की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उनमें क्या स्टेप्स होते हैं, तो उनको हम इस तरह देख सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको लिखा हुआ है
HCl पानी में डिज़ोल्व होगा तो ज़ाहिरी बात है वो हाइड्रोजन आयन प्लस में साथ में क्लोराइड आयन देगा। क्लियर हो गया ये। और NaOH जब पानी में हल होगा तो ये सोडियम आयन देगा और साथ में NaOH आयन होगा। देखिए ये दो रिएक्शन होंगी। जब इन दोनों सोल्यूशंस को हम मिलाएंगे तो देखें हमारे पास एज अ होल जो पूरा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, HCl NaOH। NaCl साल्ट बनेगा और H और OH आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। और या इस पूरे अमल को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि HCl प्लस NaOH आपस में मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर बनाते हैं। या हम इस पूरे अमल को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये देखें कि हम ले रहे हैं कि HCl जो है वो पानी में हल होकर हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता है। यह हाइड्रोजन आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन, और सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में हल होकर सोडियम पॉजिटिव आयन और OH आयन ये हमें दे देता है। तो इसको देखें, इस पूरे अमल को जब हम कंक्लूड करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास इस साइड पे HCl, H2O और NaOH ये चीज़ें रिएक्टेंट्स के तौर पर ये चीज़ें रह गई हैं। और इस साइड पे हमारे पास ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन ये आपस में मिलके देखें सोडियम क्लोराइड साल्ट, और ये भी एक्वस सोल्यूशन की सूरत में होते हैं। एक्वा यानी पानी में डिज़ोल्व रहते हैं, इस तरह नहीं होता है कि अलग होकर ये साल्ट बना लेते हैं। इसी वजह से ये याद रखें, आगे जाके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में आप ये भी पढ़ेंगे कि ये साल्ट के जो आयन्स होते हैं ये पानी में पहले भी सोल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद भी ये जो हैं आयंस की सूरत में रहते हैं, इसीलिए इनको हम स्पेक्टेटर आयंस भी कहते हैं। और साथ में ये देखें हाइड्रोनियम आयन और वाटर OH आयन ये आपस में मिलके ये हमें ये भी आपस में मिल जाते हैं। तो ये नीचे फिर दोबारा देखें ये R लिखा हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि HCl और वाटर का मालिक्यूल और NaOH, तो ये मिलके NaCl का एक फार्मूला यूनिट देते हैं, यानी एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, वो पानी में डिज़ोल्व भी रहते हैं और दो वाटर मालिक्यूल हमें देते हैं। या इस पूरे प्रोसेस को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब HCl लें, HCl को पानी में डिज़ोल्व करें, NaOH को पानी में डिज़ोल्व करें, दोनों का रिएक्शन करें तो आपके पास NaCl साल्ट आ जाता है और H2O पानी का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये पूरे उस प्रोसेस के ये सारे स्टेप्स जो ऊपर हमने पढ़ लिए, उन स्टेप का आपके पास लब्बे लुबाब या एक समरी आ गई है। और अब इस सारे डिस्कशन को देख के हमें एक चीज़ और वाज़ेह हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि जी जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसको साल्ट फार्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी का मॉलिक्यूल बनता है और पानी के मॉलिक्यूल के साथ साथ एक वाटर का एक साल्ट का जो है फार्मूला यूनिट, यानी दो आयंस या दो से ज़्यादा आयंस भी आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपने कौन से एसिड लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन ये क्या हो गया, इसमें मेन काम जो होता है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि ये जो आयन साल्ट बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले भी जो है सोल्यूशन फॉर्म में रहते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी वो सोल्यूशन फॉर्म में रहते हैं। चंद एक ऐसे हैं कि वो आपस में मिलके पानी में डिज़ोल्व नहीं होते तो पेंदे में बैठ जाते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई एग्जांपल मेरे इल्म में नहीं है जो पानी में शुरू में डिज़ोल्व हो और फिर बाद में डिज़ोल्व ना हो। तमाम जो अर्हीनियस साल्ट एसिड बेस हैं वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। लिहाजा ये जो साल्ट बनाते हैं, साल्ट के जो आयन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से पहले भी सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं और एसिड न्यूट्रलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाए तब भी ये स्पेक्टेटर आयन्स इनको कहते हैं और ये सोल्यूशन फॉर्म ही में रहते हैं। लिहाजा हम नतीजा ये निकाल सकते हैं कि अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज़ है, ये कम्बिनेशन है हाइड्रोजन आयन का और OH आयन का, प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली इन एक्वस सोल्यूशन। पानी में हम उन दोनों को हल करते हैं तो पानी में ये हल होकर H आयन OH आयन उनकी कम्बिनेशन की वजह से क्या होती है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होती है। एसिडिटी जो है सोल्यूशन की H आयन के ख़त्म हो जाने की वजह से ख़त्म हो जाती है और बेसिसिटी जो है वो OH आयन की वजह से ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और साल्ट के जो आयन्स होते हैं पानी में डिज़ोल्व सूरत में सोल्यूशन की सूरत में रह जाते हैं। अच्छा जी, चलें जी थोड़े से एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि अर्हीनियस के जो कंसेप्ट है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो इनमें सबसे पहले अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाँ ये हमें बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, उनमें से चंद एक और उनकी सिर्फ समरी एक ब्रीफ डिस्कशन उस पर करते हैं। नंबर वन, ये एक्वस सोल्यूशन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के जितने भी एक्वस सोल्यूशन होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के,
कि जब नॉन मेटल जो होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, तो ये नॉन मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलकर हमें देते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये एसिडिक है। किस तरह एसिडिक है कि जब ये पानी में डिज़ाल्व होते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अगर डिज़ाल्व हो अंडर प्रेशर तो वो कार्बनिक एसिड H2CO3 देता है, और वही कार्बनिक एसिड जो है पानी में हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन देते हैं। लिहाजा ये नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं पानी में जब डिज़ाल्व होते हैं। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि हर वो चीज़ जो डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन दे या अवेलेबल करे हाइड्रोजन आयन को, तो वो अर्हीनियस एसिड कहला सकता है। लिहाजा हम अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का जो ऑक्साइड है हम उसको एसिडिक कह सकते हैं कि ये वाटर में जब हल होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, और लिहाजा ये उसके कंसेप्ट के मुताबिक ये क्या है, ये एक एसिड है, इसका सोल्यूशन एक एसिड है। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप गौर करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 ये जब पानी के साथ मिलता है तो H2SO4 देता है, और वो पानी में 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन देता है। तो ये भी अर्हीनियस के मुताबिक नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है ये क्या है, एक एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, इस तरह ये आखिरी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर वाज़ेह नज़र आ रहा है। N2O5 से पानी के साथ मिलता है तो नाइट्रिक एसिड, और आगे जाके वो हाइड्रोजन आयन मुहैया करता है। लिहाजा ये नाइट्रोजन का जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है ये भी नेचर में क्या है, एसिडिक है, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। इस तरह जनाब एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे CaO या Na2O, और बाकी कंपाउंड मिसाल के तौर पर NH3 और N2H4, ये भी जो है ना अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक ये वो चीज़ें हैं जब पानी में डिज़ाल्व होते हैं तो ये OH आयन को अवेलेबल करते हैं। तो हम उस कंसेप्ट के मुताबिक इसकी एप्लीकेशन के तौर पर ये भी ले सकते हैं कि अमोनिया हो गया, सोडियम के ऑक्साइड हो गए, कैल्शियम के ऑक्साइड, ये क्या है, इन नेचर बेसिक है। बेसिक इन नेचर हमने लिखा हुआ है कि इनकी नेचर क्या है, बेसिक है। CaO अनबुझा चूना, जो जिसको पानी में डिज़ाल्व करने से पहले ज़िंदा होता है, जो अनबुझा चूना जिसको कहते हैं, क्विक लाइम भी इसको कहते हैं। जब इसको पानी में डिज़ाल्व करते हैं तो ये CaOH, और ये CaOH पानी में डिज़ाल्व होकर ये दूसरे स्टेप में देखें, ये रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि CaOH2 जब पानी में डिज़ाल्व होता है तो ये कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन और 2 OH आयन देता है। लिहाजा ये CaO जो है ना, ये क्या चीज़ है, ऑक्साइड है। किस चीज़ का ऑक्साइड है, मेटल का, और ये बेसिक है इन नेचर। ठीक है, इसी तरह जी NH3 ये पानी में हल होता है तो NH4OH और NH4OH फर्दर जो है पानी में डिज़ाल्व होकर, ये आप देख सकते हैं कि हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अमोनियम आयन देता है और साथ में OH आयन देता है। लिहाजा NH3 भी अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक उसकी एप्लीकेशन में हम ये कह सकते हैं कि उसकी इस कंसेप्ट की एक एप्लीकेशन ये भी है कि अमोनिया इसके थ्रू जो है वो बेस है। ठीक है, आल्दो उसने डायरेक्ट अमोनिया को बेस नहीं कहा था। अच्छा जी, दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन वाटर, ये भी एक एप्लीकेशन के तौर पर हम उसकी, आल्दो ये एक लिमिटेशन भी है उसकी, लेकिन ये इसकी एप्लीकेशन भी है कि अर्हीनियस ने एक कंसेप्ट दिया था कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पानी में वाक़ हो सकते हैं। अच्छा जनाब, चौथी हम इसकी एक एप्लीकेशन ये ले सकते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं कि कौन सा एसिड कितना ताकतवर एसिड है और कौन सा बेस कितना ताकतवर बेस है, कितना कमज़ोर है, तो ये जनाब इसकी एक एप्लीकेशन हम इस तरह भी ले सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को क्वांटिटेटिवली जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड और बेस के पानी में एक्वस सोल्यूशन, यानी पानी में डिज़ाल्व होकर एक्वस सोल्यूशन बनाकर किसी भी एसिड का या बेस का उसकी आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट के थ्रू हम बता सकते हैं। जितनी बड़ी वैल्यू आएगी हम कहेंगे इतना स्ट्रांग एसिड है, जितनी कम वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे इतना वीक एसिड है, और इसी तरह हम बेस के मुतालिक ये एक जनरल इसको एक नज़र देख लें तो ये आइडिया हमें क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर ये मिसाल के तौर पर आप इस पे गौर करें कि ये हमने एक एसिड लिया हुआ है पानी में डिज़ाल्व होकर, सपोज ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है
आयनाइज भी होता है, लेकिन उसी आयन आपस में मिल के वही आयन दोबारा ये एसिड भी बनाते हैं। ये इससे पहले चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने तो एक ब्रीफली डिस्कशन की थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है। तो यहाँ पर वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह के जब हम लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको याद होगा, उससे पहले वीडियो आप देख भी सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर एक वीडियो है कि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस को ऊपर लिखते थे, रेशो लेते थे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के आयन कंसंट्रेशन के, इन दोनों का हम रेशो लेते थे और उससे जो वैल्यू आती थी हम उसको कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर चूंकि एसिड डिजॉल्व हुआ है पानी में, तो हाइड्रोजन आयन और वो जो नेगेटिव आयन वो बनाता है, उन दोनों की कंसंट्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे और उसकी रेशो किस चीज़ के साथ लेंगे, ये जो हमने पानी में डिजॉल्व किया था, जितना एसिड, जितना कंसंट्रेशन हमने लिया था, डिजॉल्व किया था। अब देखें, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे इतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन हुई है और इतनी ही ये एसिड जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितनी कम वैल्यू आएगी तो यहाँ पर वो हम कहेंगे कि वो वीक एसिड है। तो यहाँ पर जो वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया था, उसको हमने के ए से रिप्रेजेंट किया है और इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। और इससे हम एसिड बेस की स्ट्रेंथ के, एसिड की स्ट्रेंथ के मुतालिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब जनरली हम किसी बेस को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, BOH एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बेस की है, तो आप देख सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव आयन और एक OH आयन देता है। तो इसके इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, इसके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसमें हम ऊपर जो है ना न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के तौर पर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेंगे और नीचे जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, हमने कितना एसिड शुरू में पानी में डिजॉल्व किया था, कितने आयंस बन गए थे, उनको हम प्रोडक्ट्स की न्यूमरेटर के तौर पर लिख लेंगे और नीचे हमने जो रिएक्टेंट जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वो हमने लिख ली, ये BOH वो एसिड है या वो कंसंट्रेशन है जो हमने पानी में डिजॉल्व किया था। ये B पॉजिटिव OH नेगेटिव जो वो आयंस हैं जो पानी में हल होने के बाद ये आयंस बन गए थे। तो अगर कमज़ोर स्ट्रांग बेस है तो सारा का सारा आयनाइज हो जाता है, और अगर वीक है तो कुछ आयनाइज हो जाता है और कुछ मॉलिक्यूल जो है ना वो इस तरह, ये यहाँ पे ये निशान आप देख सकते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो वीक बेस हो तो कुछ आयन वापस आपस में मिलकर दोबारा वो उसके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या फार्मूले यूनिट्स बना लेते हैं उस एसिड के। तो इनके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो के ऊपर देखें B पॉजिटिव OH, ये दोनों आयंस की कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो है वो जो एसिड जो बेस हमने शुरू में लिया था वो लेंगे, तो जाहिर बात है हमारे पास कोई वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को हमने इससे पहले चैप्टर में जो डिस्कशन की थी तो उसको हमने नाम दिया था क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर चूंकि बेस की डिसोसिएशन के लिए हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले रहे हैं तो के बी का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये देखें इसकी इन दोनों क्वांटिटीज़ की आपस में डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है, ज़्यादा OH आयन दे रहा है। अगर कम वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे वीक बेस है और कम आयंस OH आयंस दे रहा है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है अरहीनियस के कंसेप्ट की। अच्छा जनाब, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, वो भी हम इस अरहीनियस के मुताबिक हम उसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन अवेलेबल होता है और उसकी वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड्स होती हैं। अच्छा जनाब, आगे जाके थोड़ी लिमिटेशंस के बारे में हम बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अरहीनियस एसिड एंड बेस, इसको एक नज़र देख लें, इस कंसेप्ट में क्या लिमिटेशंस हैं। सो सबसे पहले एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, उसको दे आर नॉट इनहेरिटेड इन द सब्सटेंसेस देमसेल्व्स, कि उनका ताल्लुक खुद सब्सटेंस से इसने नहीं जोड़ा है, बल्कि उसने कहा है कि इनकी ये एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस ये डिपेंड करती हैं इनकी एक्वस सोल्यूशन के ऊपर। कि आपने कोई चीज़ ली, पानी में डिज़ोल्व की, हाइड्रोजन आयन दे दिया तो वो एसिड है, हाइड्रोजन आयन नहीं दिया तो एसिड नहीं है। आपने कोई चीज़ ली, कोई सब्सटेंस लिया, कोई स्पीशीज़ लिया, पानी में डिज़ोल्व किया, उसने OH आयन दे दिया तो वो बेस है, OH आयन नहीं दिया तो वो बेस नहीं है। तो लिहाजा ये जो है ना उसने इनहेरेंट नहीं किया, यहाँ पे इनहेरिट की जगह हम इनहेरेंट अगर कहेंगे, इनहेरेंट ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है।
यानी ये एसिड या बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब्सटेंस के साथ इनहेरेंट नहीं है, बल्कि उसने कहा था कि पानी में डिज़ॉल्व करने के बाद पता चलता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, एसिड है या नहीं है, बेस है या नहीं है। इसका फ़ैसला एक्वस सॉल्यूशन करते हैं, सब्सटेंस खुद नहीं करते। ये इसकी एक लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं कि HCl को पानी में डिज़ॉल्व करें तो आर्हीनियस के मुताबिक वो एसिड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन यही HCl गैसियस फॉर्म में हो तो ये फिर आर्हीनियस के मुताबिक एसिड नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और लिमिटेशन कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन वाटर, hence cannot explain such reactions which occur in other solvents or in gaseous phase। gaseous phase में या दूसरे सॉल्वेंट में जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पर परक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड को हम उसके तौर पर, या ईथर को, बेंजीन को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करें और उनमें एसिड बेस रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आर्हीनियस के कंसेप्ट में हमें नहीं मिलती है। तीसरी जो लिमिटेशन है, दिस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। लिक्विड फॉर्म में हम लें तो इनमें जो है ना डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये थर्ड और फाइनल इसकी लिमिटेशन है कि उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया आपका बना होगा, समझ आई होगी कि आर्हीनियस का जो कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस था वो क्या था, उसकी एप्लीकेशन क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। कमेंट्स को वेलकम करूँगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, या कहाँ पे कहीं पर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, और कोई कमेंट्स हो या कोई, आप डायरेक्ट मुझे उस पर व्हाट्सएप नंबर पे भी कोई इसमें कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप उसमें उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।